क्या बिहार में सचमुच बम्पर वोटिंग हुई है? जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें कहीं न कहीं जेडीयू या एनडीए को फायदा होते हुए दिख रहा है। यदि एक बार का छोड़ लें, महिलाओं में उत्सुकता बढ़ी है सरकार को लेकर। बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी कमजोरी है पूरे देश में, उसके लिए कमजोरी है कि ओबीसी क्लास में बहुत बड़ा सेंध नहीं लगा पा रहे। तो नरेंद्र मोदी ने भी क्या किया कि वो महिलाओं को फोकस किया। यादव समाज के जो लड़के हैं वो बेरोजगारी के नाम पे वोट, मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं वो बेरोजगारी के नाम पे करेंगे। लेकिन आप वही कुर्मी कोयरी के नाम पे जाइए, फॉरवर्ड क्लास के बच्चे पे नाम पे जाएंगे तो कहेंगे अरे मुझे तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करना। क्या सचमुच प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं या तो 10 सीटों पे आ जाएंगे और नहीं तो 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे? देखिए, बीच का रास्ता वही होता है, या तो नीचे या तो ऊपर। प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत बहुत अच्छी की, अंत उनका अच्छा नहीं होगा। काफी भीड़ उन्होंने जुटाया है, वोट परसेंटेज भी आ जाएंगे उनको, लेकिन अभी सीटों पे मुझे शक है। जेडीयू का कोई विकल्प वहां पे है तो प्रशांत किशोर। जेडीयू का विकल्प कहने का कहीं आपका यह मतलब तो नहीं है कि आगे चलकर बीजेपी और प्रशांत किशोर बस सेम है, वही है, विकल्प वही है। बीजेपी भी विकल्प तलाश कर रही है और जेडीयू भी विकल्प तलाश रही है। जंगल राज का डर अभी भी लोगों को है। जिस तरीके से 60 साल का कांग्रेस का डर अभी भी देश में सताता है। ओवैसी सीमांचल में एमओआई समीकरण में सेंध लगा सकते 200%। जहां पे 60% तक मुसलमान हो, वहां पर मेरा अपना मानना है कि आरजेडी की सीट फंसी हुई है। एआईएमआईए ने ये काम बहुत तरीके से किया है कि समाज में उस व्यक्ति को पकड़ो जो कम से कम 10,000 वोट लेकर आए। जब महिलाओं के बीच में जाएंगे तो मैथिली काफी वोट लाते हुए दिख रही है। वही हाल खेसारी लाल जी के साथ। तेजस्वी ने जब सरकार से अलग हुए, नीतीश से जब अलग हुए, तो मुद्दा उन्होंने युवाओं का उठाया। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री और वहां से वोटरों का बिखराव और मुद्दा विहीन होना, लालू यादव मैदान में उस तरह से दिख नहीं रहे। आप किसी भी भाषण में तेजस्वी जी की लालू के वर्णन करते हुए उनके किए हुए कारणों का यदि वो वर्णन किया है तो मुझे आप बताइए। तो तेजस्वी खुद भी जंगल राज के साये से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि लालू यादव को उस तरीके से दूर रखा। जनता में यदि इंडियन का मैसेज दिखता तो वोट परसेंटेज कम हो जाता। इस बार के चुनाव में भुनिहार और राजपूत ये दोनों जातियां एक साथ पोल कर रही थी। चूंकि भुनिहार को भी लग रहा था कि यदि मैं पोल नहीं करेंगे, आरजेडी आ जाएगा तो आगे क्या नुकसान होगा, और राजपूत को भी लग रहा था कि यदि हम भुनिहार का साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं चेंजेज हमें देखने को मिलेगा। अनंत सिंह का जेल जाना ये काफी हद तक कहीं न कहीं एनडीए को फायदा पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और आज आपसे मुखातिब होंगे एक खास मेहमान। हम बात कर रहे हैं बिहार की बात और बिहार में चुनाव की बात। बिहार में चुनाव का पहला फेज खत्म हो चुका है और पहले फेज में जो मतदान हुआ है उसे देश और दुनिया भर में बम्पर मतदान बताया जा रहा है, बम्पर वोटिंग बताई जा रही है और हर व्यक्ति, हर तबका इसके अपने अपने मायने निकाल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मनोज सिंह। वो नाम है जिनके बारे में राजनीतिक विश्लेषक अच्छी तरह से जानते हैं। ये खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं और आपको बता दूं कि इनके किए गए भविष्यवाणी तमाम चुनावों में तकरीबन सही साबित होते रहे हैं। मनोज जी, वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार केशव जी। आप खुद बिहार से आते हैं और अभी भी चुनाव के दरमियान आप बिहार में ही थे। क्या बिहार में सचमुच बम्पर वोटिंग हुई है? देखिए, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि बम्पर वोटिंग हुई है। जो अभी वोट परसेंटेज के हिसाब से हम देखें और जो मतदाता अभी हमारे आंकड़े में हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, लेकिन इसके कारण क्या हुए ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर वोट प्रतिशत जो बढ़ा है तो उसके कारण क्या हो। तो हम लोग जिस तरीके से समझ रहे हैं उसके हिसाब से मानना है कि पिछली बार जो हमारा वोटर थे उसमें से यदि वोटरों की संख्या घटी तो वोट परसेंटेज तो एक बढ़ना ही बना था, क्योंकि डेड वोटर को तो हटाना था और डेड वोटर यदि हमारे सीट में हैं तो हमारे परसेंटेज को ही डाउन रखेंगे। तो डेड वोटर जो भी हटे हैं, जितने भी हटे हैं, उसके कारण एक तो परसेंटेज बढ़ा है। दूसरी बात है कि महागठबंधन के जो लोग थे पिछले एसआईआई को लेके काफ़ी रोड पे उन्होंने अपनी हलचल को बढ़ाया, तो क्या हुआ कि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ती है। अच्छा, तो ये जागरूकता भी बढ़ी। ऊपर से जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं को सम्मान के रूप में या उनको रोजगार के रूप में एक 10,000 रुपये का जो वो दिया, तो उनके अंदर भी एक उत्साह बढ़ा। तो ये बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिससे लेकर वोट प्रतिशत को बढ़ाते हैं। वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले अपेक्षा की बात में, लेकिन जो कहा जा रहा है कि 8% 9% है, यदि मुझसे पूछिएगा तो मेरा मानना है कि 3 से 4% वोट प्रतिशत बढ़ा है।
मनोज जी, आपको एक आप तो खुद ही आंकड़ों के जादूगर हैं और बाजीगर हैं। 2000 साल से लेकर अभी 2025 तक, पिछले 25 सालों में जो चुनाव हुए हैं बिहार में, उसका मतदान प्रतिशत मैं आपके सामने रखता हूं, दरअसल अपने दर्शकों के सामने रखता हूं, और उस आईने में हम देखेंगे कि बिहार में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है या सरकार रिटेन हुई है। साल 2000 में मतदान का प्रतिशत था 62.6%। ये वो समय था जब झारखंड भी बिहार में था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। हालांकि उस चुनाव के बाद आरजेडी को बहुमत नहीं मिला था, दरअसल किसी को बहुमत नहीं मिला था। नीतीश जी एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे और फिर विश्वास मत से पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार 5 सालों तक चली थी। ये साल था 2000। 2005 आता है, मतदान प्रतिशत होता है 46.5। ये फरवरी का चुनाव था। 2005 में दूसरा चुनाव भी होता है अक्टूबर महीने में, मतदान का प्रतिशत था 45.9। 2010 में यह बढ़ के होता है 52.7%, और वहाँ पर सरकार नई आती है। ये शायद वोट फॉर चेंज था, आप इस पर ऐड ऑन करेंगे। 2015 में 56.9% सरकार रिटेन होती है, गठबंधन बदल जाता है। 2020 57.3% सरकार रिटेन होती है। 2025 के पहले फेज में 64% से अधिक मतदान हुआ है, तकरीबन 65% अभी तक जो डेटा उपलब्ध है। क्या कहता है ये आंकड़ा? देखिए, आपने करीब करीब 7 चुनावों के आपकी बात बताएं। जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू या एनडीए को फायदा होते हुए दिख रहा है। यदि एक बार का छोड़ लें कि उसमें सरकार के अगेंस्ट में उसको माना गया कि वही अगेंस्ट में जाता है। 2-3 कारणों से देखा जाता है कि ये वोट जो प्रतिशत बढ़ा हो, क्यों बढ़ा होगा। तो वो पिछले 6 महीने से पीछे से हम लोग जब सरकार की उन गतिविधियों का हम लोग आकलन करते हैं, विपक्ष की वो एक्टिविटियों का हम लोग ध्यान रखते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से वोटरों का मन चेंज हो रहा है। ये उस दिन के बढ़े हुए प्रतिशत को हम लोग आंकड़े में मान लें और उसी पे हम निकाल लें, वैसा नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए, महिलाओं में उत्सुकता बढ़ी है सरकार को लेकर। और ये उत्सुकता क्यों बढ़ी कि नीतीश जी ने अपने हर शासनकाल में वोट माने चुनाव के कुछ दिन पहले तक कुछ न कुछ महिलाओं के लिए लाए थे। यदि देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने 50% महिलाओं को निकाय चुनाव में आरक्षण दिया। सेकेंड बार आप देखे होंगे कि लड़कियों को साइकिल, ड्रेस और ये दिया। और अभी आप देख रहे हैं कि वो 10,000 रुपये उन महिलाओं को दिया है जो अभी कोई कार्य करना चाहती हैं। तो महिलाएं उनके कोर वोटर हैं और उस कोर वोटर को साधते हुए हम वो आगे बढ़े हैं। तो एक तो प्रतिशत बढ़ने का ये भी कारण है। दूसरा प्रतिशत बढ़ने का मैंने कारण बताया कि एसआईआर को लेकर, और उसके पहले जब आरजेडी और जेडीयू अलग हुए, फिर बीजेपी की सरकार आई, इस सरकार में की बात बता रहा हूँ। तो इसके बाद हुआ क्या कि तेजस्वी काफ़ी एग्रेसिव हुए और तरह तरह के अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। लोगों को जागरूक करने का कोशिश उन्होंने किया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये नीतीश की सरकार अच्छा नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर काम करना है, ये सब सारे आरोप लगाते। तो होता क्या है कि ये एक चुनाव का एजेंडा ही होता है कि हम अपने वोटरों के अंदर कितना उत्सुकता बढ़ाएं हमें पोल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी कि जो अभी प्रतिशत जो बढ़ा है वो बढ़ा है। लेकिन ये किसके हक में जा सकता है? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है कि किसके हक में। देखिए, किसी भी आप जाइएगा चुनाव सर्वेक्षण के चीज़ों को करने के लिए, तो उसका बेस क्या होता है, जो पुराना जो इलेक्शन होता है वहाँ से हम आंकड़े को शुरू करते हैं, चाहे 4 पीछे इलेक्शन के ले या अभी ये आंकड़े तो हम ले रहे हैं, लेकिन उस आंकड़े में एक एसआईआर के बाद काफ़ी बड़ा बदलाव दिखा है। बड़ा बदलाव दिखा है कि डेड वोटर हटे हैं। वो डेड वोटर कौन थे, किस जाति के थे, को किसको वोट करते थे। यदि मुझे पता है कि ये लोग घटे हैं तो किस लिए घटे ये तो नहीं पता है मुझे। हम तो यही जाने कि उनके नाम का हटा दिए गए। अब ये क्या है कि हर विधानसभा में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों वोटर और कहाँ पर कैसे घटे हैं, किन सीटों पर घटे, वहाँ के वोटर किस नेचर के रहे हैं और पिछले 4 बार से किस तरीके से वो पोल करते हैं। तो ये पोल के आधार पर हम इस चीज़ों को देखते हैं, देख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे वोट बढ़ा और कहाँ कहाँ पे घटा। तो ये घटते वोटों का आकलन को हम कर रहे हैं। अब बढ़नी किसकी बढ़ सकती है, किसका फायदा, आपका प्रश्न वहाँ पे आ जाता है।
प्रश्न आपने जो किया कि भाई इसको कैसे फायदा होता है, यदि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जैसे कल पता चला कि 7% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पिछले बार भी 5% महिलाओं का वोट पुरुषों की अपेक्षा बढ़ा है। तो ये 2% का हम लोग गेन देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं कटी हैं, जो 1.5 महिलाएं हैं, तो वो कितनी कटी हैं, और उसके बाद का किस तरीके से वोट प्रतिशत का इनके अंदर बढ़ा। लेकिन जब ग्राउंड पे हमारे लोग काम कर रहे थे और जिस तरीके से बात कर रहे थे, उस हिसाब से ये लग रहा था कि ये महिलाएं हैं, नीतीश कुमार को ध्यान में रखते हुए ये पुल कर रही हैं। जिस तरीके से बेरोजगारों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, मैं बार बार ये बोलता हूँ, हर चैनल पे भी बोलता हूँ कि लोग बार बार बिहार को इस नज़रिए से देखने के लिए कि बिहार बड़ा गरीब है, बड़ा पलायन है वहाँ पर, वो बाहर के लोग नहीं, वो बिहार के लोग करते हैं। अच्छा। मैं बिहारी होने के कारण मैं कहता हूँ कि पलायन किसी भी स्टेट के लिए बुरा नहीं है। पलायन दो तरह का होता है। एक पलायन होता है कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान है वो पलायन कर रहा है, और एक जो मजदूर जिसके पास खाने की उस स्टेट में नहीं है तो वो पलायन करता है। समस्या बिहार की वो है कि जो मजदूर लेबर जाते हैं बाहर, उनको बाहर में किस तरीके का रोजगार मिलता है। आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ पे मखाने की बहुत खेती होती है केशव जी। जी बिल्कुल। आज के डेट में मखाना भारत में एक प्रमुख आहार के रूप में वो आ गया है, चाहे व्रत में ले लें। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे गए अपने सर्वेक्षण के दरमियान, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे लेबर मिल नहीं रहे। पिछली बार जब वो लोग बता रहे थे कि पहले 70 रुपया इनको पर केजी के हिसाब से हम लोग देते थे मखाना का, तो यदि 4 केजी वो मखाना निकाले तो 2 केजी का पैसा दिया जाता, 2 केजी डस्ट के लिए नहीं दिया जाता। आज 200 रुपया पर केजी मखाना के लिए लेबर खोजा जा रहा है, और लेबर नहीं मिल रहा है। तो ये पलायन, जो मजदूर गए हैं वो कम मेहनत में अच्छा पैसा कमाए ले, इसलिए वो चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, चाहे वो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार की चीज़ें। अब बिहार में सब्जी बेचने जाएंगे तो बड़ा, वहाँ पे आप देखेंगे कि सस्ते सब्जियां बिकती हैं, और बहुत सारे तो अपने घर में ही पैदा करते हैं, वो खाते हैं, तो उनकी सेल कम है, तो बाहर जाएंगे और उसको बिकेंगे। लोग कहेंगे कि बड़ा बेतुका तर्क दे रहे हैं, ये तर्क बड़ा ये होता है, लेकिन ये पलायन का एक हिस्सा है, लोग अच्छे करेंगे। मनोज जी, लेकिन ये जो पेटी वर्कर्स हैं, चाहे सब्जी बेचने वाले हों, मखाना निकालने वाले हों, या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले हों, ठीक है, कुछ देर के लिए अगर मानते हैं कि ये बेहतर अवसर के लिए या फिर ज़्यादा मजदूरी कमाने के लिए बाहर का रुख करते हैं, क्या ये मतदान के लिए वापस आते हैं अपने गांव, अपने शहर में मतदान करते हैं? और अगर मतदान करते हैं तो इनका रुझान किस तरफ होता है? इस बार देखने में आया है कि जो गए हैं, और छठ का पूजा भी था तो कुछ लोग रुके भी हैं, कुछ विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि बहुत सारी ट्रेनें बुक की गई हैं कि प्रवासी जो हैं वो आए बिहार में और वोट करें। यदि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और उसी की बात को मैं मानूं, तो यानी तो ये वोट कहीं जा रहा है तो एनडीए फोल्डर में जा रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि यदि आप दिल्ली में आए, हम जैसे यूपी में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग बिहार की बात बाद में करते हैं, हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कितनी बढ़िया है ये हम आकलन करते हैं, और जब ये आकलन होता है तो हम उसे अपने स्टेट में जाते तो उस हिसाब से पोल भी करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो प्रभावित करता है उस स्टेट का अपना लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो वोटर्स टर्नआउट बढ़ा हुआ आया है फर्स्ट फेज में, एटलीस्ट अगर हम माने तो छठ के इमीडिएटली बाद ये फेज हुआ है, तो ये प्रवासी मजदूरों वाला फैक्टर इसके पीछे हो सकता है कुछ अंश तक? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। वोटर लिस्ट में उनका नाम था, वो हर बार भी आते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्रतिशत 1-8% ऊपर नीचे हो जाएगा। ये सिर्फ मेरा अपना मानना है, जैसे अभी हमारे पास जो आंकड़े आए कि 7% जो है, मेरा मानना है कि 2 से 2.5% महिलाएं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो उसके कारण ज़्यादा बढ़ा है। प्रवासी मजदूर वापस आते हैं, वापस गए हैं, लेकिन उनकी महिलाएं यहाँ रुक गई हैं। अच्छा, महिलाएं रुकी इसलिए हैं कि उनका 10,000 रुपया काम किया है। 10,000 रुपया काम किया है, मतलब तीर चल गया, तीर निशाने पे लग गया तीर है। निशाने पे लग गया। एक बात और मनोज जी, हालांकि अभी ये डेटा अवेलेबल नहीं है, एग्जैक्ट डेटा कि अर्बन और रूरल में क्या परसेंटेज आया है, लेकिन पटना और उसके आसपास जो कि हाईली अर्बन एरिया समझा जा सकता है बिहार के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ पर उस तरह से शहरीकरण हुआ नहीं है, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, यहाँ तक कि पिछली बार से भी कम रहा है। कुम्हरार जो बीजेपी का गढ़ रहा है, इस पहले फेज में सबसे कम वोट करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है। वहीं समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय
के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। मीनापुर जो मुजफ्फरपुर का ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर तो 77% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। समस्तीपुर का उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर 73% वोटिंग हुई है। इसके क्या मायने होंगे? देखिए, जिस प्रतिशत में वोटर कटे हैं उस प्रतिशत से आप देखेंगे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं बाद में बताना चाह रहा था, उस हिसाब से वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अच्छा पटना के यदि आप संदर्भ में बात करेंगे तो वहाँ पे 14 विधानसभा हैं जी। 14 में पिछली बार 9 विधानसभा महागठबंधन के लोगों ने जीता था, 5 एनडीए फोल्डर में आया था। और वहाँ पर इस बार जो वोट कटा है, जो उस जिले में 5 लाख के करीब, जो 3,95,000 वोटरों का किया। ये बड़ा हुआ है। पटना जिले से कटा है। पटना जिले से कटे 3,95,000 वोटर का नाम सिर्फ पटना से हटा है। पटना से। तो ये जो वोट का टर्नआउट वहाँ पर कम हुआ है, उसमें इसका बड़ा योगदान हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताएं कि पटना शहर जो है और जो जिला है, वहाँ पे हमेशा वोट परसेंटेज कम रहा हुआ है। और इस बार भी जो कम हुआ है, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं वो ट्रेंड था जो पिछली बार भी है। अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि पिछली बार एनडीए ने 5 सीट निकाला था, इस बार कितना निकालेगा। दूसरी बात है कि शहरी मतदाता हमेशा ग्रामीण मतदाता से कम पोल करते हैं। ये पढ़े लिखों का सबसे बड़ा कहिए कि गलत वो सोच है कि हम जाकर वोट पर इंतजार कर पोल वो वीकेंड मनाने निकल जाते हैं। वीकेंड मनाने निकल जाते हैं। तो वो चीजें हुई हैं। लेकिन आप मैंने बताया ना कि जिस जिला में देखेंगे कि वोट प्रतिशत जो घटा है, यदि 14 जिले में, मैंने 14 विधानसभा में मात्र 3,95,000 घटा है, तो वोट परसेंटेज जो है आपका ये घटा हुआ वो से दिख रहा है। अब देखिए वहां पे कहीं कहीं पे 6 लाख, जैसे भोजपुर में जाएंगे 6 लाख वोटर घटे, यहाँ विधानसभा कम है। अच्छा। इस जिले में ज्यादा कट गए, वोटर कम है, लेकिन डेड वोटर को ज्यादा हटाया गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे सिवान, यहां पे भी 2,21,000 वोटरों का नाम काटा गया है। तो वोट पर जैसे आप देखेंगे ना, जहां बढ़ा हुआ, यही चीज समझने की अभी जरूरत है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो किस आधार पर बढ़ रहा है। वोट परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो किस आधार पर बढ़ रहा है? इसमें एसआईआर का भी थोड़ा काफी बड़ा भूमिका हो रहा है। काफी बड़ा रोल है। एसआईआर की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है यहाँ पे। अर्बन और रूरल डिवाइड हमेशा रहता है, और ऐसा क्या हम ये समझ सकते हैं क्योंकि रूरल वोटर्स को जो ये बेनिफिट स्कीम्स होते हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजना होती है, उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। रूरल वोट्स अगर ज़्यादा टर्नआउट हो रहा है तो इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि सरकार वापस आएगी, क्योंकि ये लाभुक वर्ग हैं, सरकार को वापस लाने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, इस फेज में जो पोल हुआ है, इसमें दोनों, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए फोल्डर है, दोनों बराबर के, पिछली वो देखा जाए 6 सीटें अधिक थी महागठबंधन की। इस पर भारतीय जनता पार्टी भी ये उम्मीद लगाकर, या एनडीए फोल्डर ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यहाँ से हमें सीट को गेन कराना है। इन जगहों पर पिछली बार जेडीयू, जो इसके एनडीए फोल्डर की जो पार्टनर थी, उसको सीटों का लॉसेस था। अच्छा। अब लोजपा के आ जाने से जो उम्मीद एनडीए को है कि भाई कहीं ना कहीं सीटों का फायदा होगा, तो यदि एनडीए के फोल्डर से जेडीयू का फायदा होता है तो अमूनन गेन करेगा। दूसरी बात से स्कीम की कि भाई ग्रामीण महिलाएं क्यों उठ रहे, जीविका से बहनों को जो दिया गया है, जीविका, आंगनबाड़ी और फिर 10-10 हज़ार रुपये वो भी दिया गया है। तो अब रसोइयों वाले के बढ़ा दिया गया है, 900 से शायद 700 या 800 से 1100-1200 किया गया है। तो ये सब चीज़ें तो हैं। और मैंने क्या बोला कि नीतीश जी जो भी स्कीम लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं शामिल होती हैं, क्योंकि उनको पता है। अब देखिए, बहुत सारे आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि एक आदमी बोल रहा है कि नीतीश ने हम लोग की महिलाओं को बहुत चढ़ा दिया है। तो क्या चढ़ा दिया? कहे कि 10,000 रुपया दे दो, हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहे, करे तुम जाके वोट दो कमल पे। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। ये मेरे साथ भी हुआ। एक समस्तीपुर का एक इलाका है कर्पूरी ग्राम, आप वाकिफ होंगे। वहाँ पर मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और वो अपनी दास्तां इसी तरह बयां कर रहा है। उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा कि महिलाओं का बहुत मन बढ़ा दिया, हमें कुछ समझती नहीं है। ये एक अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। दो तरह से देखिए आप, प्रधानमंत्री का देखिए, नरेंद्र मोदी, चाहे केंद्र की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाता है। एनडीए का जो सबसे बड़ा बेस वोट है,
क्योंकि उनको पता है कि ओबीसी क्लास में यदि हमको कहीं सेंध लगाना है तो महिलाओं के अंदर हम लगाएंगे। और लगाने का पीछे के कारण है कि देखिए, भारत की राजनीति में जातियां हैं जो आत्मा में बसती हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आप बिहार के संदर्भ नहीं, में कह पूरे रहे हैं देश या के संदर्भ में बोल रहे हो। नेशनल लेवल पे? हाँ, वो किसी वोट भी राज्य का चुनाव हो, जातियां वहां पर अहम फैक्टर होती है। बहुत बहुत बड़ा फर्क होती है। तो बिहार में क्या था कि ओबीसी क्लास में दो जो थे, जिसको कहिए कि वो दूसरे जातियों पे अपना प्रभुत्व या ये स्थापित करते थे, तो यादव और दूसरा कुर्मी कोयरी। बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी कमजोरी है पूरे देश में, उसके लिए कमजोरी है कि ओबीसी क्लास में बहुत बड़ा सेंध नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पाने का कारण है कि कुर्मी कोयरी इनके साथ है नहीं। रीजनल वाइज देखे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट काट लेते हैं, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव काट लेते हैं। ये बड़ी संख्या जो YM की जो परिभाषा है उस पर कायम होकर सीटों को निकाल लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने भी क्या किया कि वो महिलाओं को फोकस किया कि इन जातियों के अंदर हमें काम करने से अच्छा कि हम इन महिलाओं के ऊपर काम करें। और उन्होंने काम किया, और उसी चीज को चूंकि अपने बेस वोट को बढ़ाने के लिए चाहे 10,000 रुपये का दिया हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले को बढ़ाए हो, या रसोइयों का जो बढ़ा था, ये सारी वो महिलाएं हैं जिनके लिए 1,000 रुपया भी बहुत मायने रखता है, और ये प्रभावित किया है। अमूमन जो महिला सशक्तिकरण की स्कीम है, जो नीतीश कुमार की योजनाएं हैं, उसके बल पर ऐसा समझा जाता है कि महिला वोटर एनडीए के पक्ष में अधिकांश वोट करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर के आपका क्या ख्याल है मनोज जी? देखिए, बढ़े हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स बिहार में, और इनका रुख क्या था? जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का मानना है, फर्स्ट टाइम वोटर मत कहिए, इस पर बहुत सारे ऐसे वोटर, हाँ, दोनों मिक्स वोटर हैं, जो इन लोगों का मानना है कि हमने 20 लाख के करीब जोड़ा भी है। यदि इस 20 लाख में देखा जाए तो यंगेस्ट वोटर जो है वो देखा जाए कि 6 या कितने लाख आए हुए हैं, 4 से 6 लाख के बीच में है अभी। 4 से 6 लाख नए वोटर जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो कहा जाता है जिनको। ये वोटर जो है, आप देखिएगा कि 2 वर्ग में विभाजित है। ये 2 वर्ग क्या है कि एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है जिसको रियली नौकरी नहीं मिल रहा, और एक वो है जो पढ़ा नहीं है उसको नौकरी नहीं मिल रहा। अब ये दोनों वर्ग अपने तरीके से सोच रहा है। जो पढ़ा वर्ग है उसको लगता है कि भाई हमें रिजर्वेशन है, बहुत सारा है, जिसके कारण हमें नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, और जो पढ़ा नहीं है उसको लगता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए। दिल्ली ऐसे शहर में जो आंकड़े आए थे भारत सरकार के, उसमें 18 लाख दिल्ली NCR में बच्चे वैसे हैं जो बिहार से आकर यहाँ पे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बच्चों के बीच में आप जाइए, कभी आप देखेंगे कि बेरोजगारी मुद्दे पर बात जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि सरकार ने नौकरी नहीं दी। उनको लगता है कि कंपटीशन का जमाना है, इसमें कंप्लीट करेंगे, मुझे सरकारी मिलेगी, यदि नहीं मिला तो मैं जाकर कहीं और जॉब करूंगा। लेकिन पिछले चुनाव में जब हम लोग बिहार घूम रहे थे तो एक 55 साल के करीब थे युवा, उन्होंने भी रोजगार का ये बात हम लोगों से उठाया था। अच्छा, कि भाई नहीं मिलता है, बच्चे नहीं को नौकरी मिलता। हमने कहा कि आपकी उम्र कितनी हुई? तो उन्होंने कहा 55 साल हुआ। अच्छा, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि ये 15 साल हटा देते हैं नीतीश जी का, 10 साल, तो 10 साल के तो पहले आपको रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो अरे हमारी बात छोड़िए ना, अब की बात कीजिए। माने तो मैंने पूछा कि आपका बच्चा पढ़ा कहाँ है? तो कहें पढ़ लेता तो नौकरी नहीं मिल जाती। अच्छा लेकिन वो रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बड़ा अंतर है। मैं उत्तर प्रदेश में भी देखा, वो वोटर ज़्यादा एग्रेसिव होकर रोजगार की बात कर रहे हैं जो कंपटीशन से, जो पढ़ने से, जो काम करने से भागते हैं। जैसे हम लोग सर्वे का काम करते हैं केशव जी, तो उन जगहों पे जाकर करते हैं जहां हमें करना होता है, और वहीं से लड़के हायर करते हैं, क्योंकि उनको लोकेशन बहुत पता होता है किधर वोट होता है। एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है, अच्छा अमाउंट माने मिनिमम 1500 दिया जाता है जी कि भाई पर डे काम कीजिए। आपको विश्वास है, हम लोग देते हैं कि एक विधानसभा में आपको 100 बच्चा इकट्ठा कर लेना है। मेरे किसी भी यूनिट के लोगों ने ये नहीं बोला कि मुझे 100 बच्चे मिले हैं, सबको 40, 30, 25 बच्चे मिलते हैं। एक गांव का बेरोजगार लड़का को यदि आप 1500 रुपया करें कि लो और मेरे से काम करो, वो आपके पास बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें आएंगे नहीं। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, वह है कि आप काम करना कितना चाहते हैं। अच्छा, तो हम शहर में आकर आप देखिए, आपके स्टूडियो में इतने सारे बच्चे हैं,
इनसे पूछिएगा तो बेरोजगारी की बातें कम करेंगे, नहीं करेगी जी। लेकिन वही गांव में बच्चे जाएंगे, सुबह से शाम वो रील को देखते हुए समय गुजारेंगे और वो बेरोजगारी की बात है। तो ये बेरोजगारी मुद्दा भारत के इतिहास में कभी मैं वोट होते हुए नहीं देखा हूँ। अच्छा, अभी कोई भी सरकार बेरोजगारी के नाम पे नहीं गिरी है। बेरोजगारी के नाम पे वोटिंग नहीं होती है, नहीं बिहार होती में है। भी नहीं होती है, कुछ नहीं हुई है। नहीं होती है, लेकिन जो हमारे, मैंने कहा कि कास्ट बड़ा फैक्टर होता है। यदि यादव समाज के जो लड़के हैं वो बेरोजगारी के नाम पे वोट करेंगे, मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं वो बेरोजगारी के नाम पे करेंगे। लेकिन आप वही कुर्मी कोयरी के नाम पे जाइए, फॉरवर्ड क्लास के बच्चे पे नाम पे जाएंगे तो कहेंगे अरे मुझे तो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करना। डेवलपमेंट के नाम पे किसे वोट करना है? अब वो तो डेवलपमेंट की बात होती है तो भाई एनडीए की बात होती है, बेरोजगारी की बात हो रही है तो वहां पे तेजस्वी की बात हो रही है। फर्स्ट टाइमर्स में जो ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार की चिंता है, जो रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे, वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। कुछ लोग तो करेंगे ही, अच्छा, कुछ लोग तो करेंगे, चूंकि उनको करना था इसलिए बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। अच्छा, बेरोजगारी के कारण वो पोल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। उस मुद्दे को ही बनाया है कि भाई रोजगार के नाम पे हमको मुद्दे बनाकर हमको पोल करना है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां भी आप जाएंगे, आप किसी एरिया में घूम कर देख लीजिए, दो वर्ग आपको हमेशा मिलेगा युवाओं में। एक वर्ग वो मिलेगा जो कहेगा कि भाई बेरोजगारी है, एक बोलेगा कि भाई हम कंपटीशन नहीं कंप्लीट कर पाए। अच्छा, तो पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो ठीक है, सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा तो प्राइवेट नौकरी ले लेगा। हो सकता है कि हमारे स्टूडियो में केशव जी एडिटर के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि ये यहाँ नहीं बन पाते थे, एक रिपोर्टर के रूप में भी नौकरी करते, लेकिन करते बिल्कुल। और ऐसे अनेक लोग हैं। अनेक लोग हैं। तो मैं तो कहा ना कि मैं तो बिहार से अपने नौकरी को छोड़ कर आया इसलिए कि मुझे कुछ और अच्छा करना, और यहाँ तक है जी। अगर आपकी बातों को मैं समराइज करूं तो दो तरह के लोग हैं, एक जो काम करते हैं जी, एक जो शिकायत करते हैं। खैर, दोनों तरह के लोग समाज में होते ही हैं और हमेशा से रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इस चुनाव में एक नई शक्ति का उदय कहा जा रहा था, या मैदान में एक और नई ताकत थी प्रशांत किशोर के नाम से। ग्राउंड पे उनकी कितनी उपस्थिति दिखी, उतना इस चुनाव में क्या वो प्रभाव उत्पन्न कर सके हैं जो दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके या किसी को फायदा पहुंचा सके? या क्या सचमुच प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं या तो 10 सीटों पे आ जाएंगे और नहीं तो 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे? देखिए, बीच का रास्ता वही होता है, या तो नीचे या तो ऊपर। तो बीच का रास्ता उन्होंने चुना। प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत किया और 243 सीटों पर यदि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब ये देखना है कि बिहार का वोटर वोट देते समय क्या सोच अपनी बनाता है। कहीं आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि वो चेंज हुए हैं, और चेंज इसलिए हुए हैं। आप 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को याद कीजिए। यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, और ब्राह्मणों में कौन, जो यंगेस्ट ब्राह्मण थे, कि भाई यहाँ पे चेंज दिखेगा, ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से नाराज है। जब बूथ पर गए तो आप देखे होंगे कि वो फिर जाकर एनडीए को वोट कर दिया। उनको लगा कि कहीं अखिलेश यादव वापस ना आ जाए, और सेम चीज प्रशांत किशोर जी के लिए भी हुआ। प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत बहुत अच्छी की, अंत उनका अच्छा नहीं होगा। अंत अच्छा इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन आज के संदर्भ में आगे इसी संघर्ष को बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू का कोई विकल्प वहां पे है तो प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन आज के संदर्भ में मैं इसको नहीं मानता। जेडीयू का विकल्प कहने का कहीं आपका यह मतलब तो नहीं है कि आगे चलकर बीजेपी और प्रशांत किशोर बस सेम है, वही है विकल्प, वही है। बीजेपी भी विकल्प तलाश कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, और जेडीयू भी विकल्प तलाश रही है। तो जेडीयू के पास आरजेडी का विकल्प दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा, चूंकि आरजेडी उसके साथ आ नहीं सकती है, जेडीयू जा नहीं सकती है, तो उनके लिए एक नया विकल्प खड़ा करना है। प्रशांत किशोर जी आज की स्थिति में 243 सीटों में इस स्थिति में नहीं है कि जो बोल सके कि केशव जी आप आइए, इस सीट पे लड़ लीजिए और मेरे चेहरे पे आप जीत जाइए। ऐसा कहीं नहीं दिखा। हाँ, उनकी उपस्थिति हर जगह दर्ज हुई है, काफ़ी भीड़ उन्होंने जुटाया है, वोट परसेंटेज भी आ जाएंगे उनको, लेकिन अभी सीटों पे मुझे शक है। सभाओं में भीड़ का होना एक अलग बात है, उस भीड़ का वोट में कन्वर्ट होना अलग बात है, और वोट का फिर भीड़ में कन्वर्ट हो जाना मोदी जी के साथ ही होता है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे इस चुनाव में? 243 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं।
अगर कुछ भी वोट काटते हैं तो उसका नुकसान किसको हो? देखिए, ये बड़ा प्रश्न था जिस पे हम लोग कई बार कई चैनलों पे जवाब भी दिए हैं। बिहार में 28% ऐसे वोट होते हैं जो अदर्स में जाते हैं। जी। प्रशांत किशोर के पास वो वोटर ज़्यादा आए हैं जो अदर्स में जाते थे। इस बार देखिएगा अच्छा। कि ये वोटर कम होंगे। जो 28% का हमेशा हुआ है, कब किसी भी इलेक्शन में निकालिएगा तो 22 से 28% का वो आता है और अदर्स में जाता है। इस बार देखिएगा कि इस आंकड़े में कमी आएगी। अच्छा। यदि इस आंकड़े में कमी नहीं आएगी तो प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचा देंगे। तब ये मान के चलिए कि ये जो इनको वोट परसेंटेज मिला हो बीजेपी की तरफ से मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से वहाँ पे लोग जागरूक हैं, बिहारी वोटरों से ज़्यादा जागरूक कोई वोटर नहीं होता है। उसको आप जातियों में मत डिवाइड कीजिएगा, वो स्टेट के बिहारी के नाम पे डिवाइड कीजिए। वो जागरूक है और एक एक चीज़ की समीक्षा करता है। और आज गांव में चले जाएं तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चाय की दुकान नहीं है जहाँ पे 50 कप एक्स्ट्रा बिक रहा है इसलिए कि उसका पे बिहार की चर्चा करनी है, बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा करनी है। तो वहाँ लोग आपको मिल जाएंगे चर्चा करते हुए। उस दुकानदार की भी बढ़ी हुई है और लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ी हुई है। तो जो लोग अभी मैदान पे प्रशांत भूषण से सहानुभूति भी रखते हैं, वो भी वोट देने जाएंगे तो महागठबंधन या एनडीए को ही वोट करेंगे? 100% मैं अपने परिवार में भी देख चुका हूँ। अच्छा। काफ़ी प्रशांत किशोर के प्रशंसक थे, कुछ चीज़ों पे उन लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन वोट के समय उन लोगों का यही कहना था कि आज हम इनको वोट दे देंगे तो फिर आरजेडी वापस आ जाएगी। मतलब जंगल राज का डर अभी भी लोगों को है? जिस तरीके से 60 साल का कांग्रेस का डर अभी भी देश में सताता है, जी। वो डर तो वहाँ भी है। और ये वोटिंग फैक्टर भी है, लोग इस आधार पर अपने मतों का दान करते हैं, मतदान इसी। अब महिलाओं में जाइए तो जब पूछिए तो यदि 10,000 नहीं मिला है तो ये नहीं कह रही है कि नहीं मिला है तो मैं उनको वोट नहीं करूँगा। अच्छा। हमको पुराना शासन याद है। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब बोला जाता है कि भाई अब 20 साल वाले को अभी भी आप तेजस्वी के साथ कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जोड़ेंगे और अपने परिवार को और अपने बच्चे को भी बताएंगे कि वो 20 साल कैसा था। तो जो जंगल राज का भय था अभी तक वो कायम है और ये चुनाव में एक मुद्दा होता है। एटलीस्ट मतदाताओं को अपना मिजाज बनाने में इसकी भूमिका रहती है। बहुत ज़्यादा भूमिका है। प्रशांत किशोर अगर एनडीए के हिस्से का वोट काट रहे हैं तो क्या इसकी भरपाई ओवैसी से होगी? सीमांचल के एरिया में मान सकते हैं कि ओवैसी कर रहे हैं और ओवैसी आज भी वहाँ पे फैक्टर हैं। और मैं बता दूं कि देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जब कैंडिडेट मुस्लिम से चुना जाता है तो उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या होता है आपको पता है? जी बताइए। वो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होता है कि आपके ऊपर कितने केसेज हैं, आपने कितना मर्डर किया है, आपने कितने लोगों को धमकाया है, आपके ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज है। आप पूरे इतिहास को निकाल लीजिए। चूंकि ये नेता वो होते हैं जो अपने समाज में हीरो के रूप में उभर कर आते हैं और वो वोट कराते हैं। अच्छा। तो AIMIA ने ये काम बहुत तरीके से किया है कि समाज में उस व्यक्ति को पकड़ो जो कम से कम 10,000 वोट लेकर आ जाए, और उनका चुनाव किया है और वो लेकर आएंगे। कोई पार्टी भी चुनती है तो कभी आप नहीं देखिएगा कि उनके क्वालिफिकेशन के रूप में चुन कर आए। अच्छा। अब्दुल कलाम एक उदाहरण हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद के रूप में एक उदाहरण हो सकते हैं कि आप हमको काटने के लिए करेंगे, लेकिन यदि ओवरऑल को देखेंगे तो उनके वही होता है सिलेक्शन का तरीका। ओवैसी सीमांचल में MOI समीकरण में सेंध लगा सकते हैं 200%। और पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो सीमांचल का इलाका काफ़ी क्रिटिकल रहा है गवर्नमेंट बनाने के लिहाज से। 2015 में जो महागठबंधन बनी थी जेडीयू और आरजेडी की, सीमांचल में उनकी बढ़त उनको सरकार बनवाने में मदद करती है। 2020 में ओवैसी फैक्टर की वजह से वहाँ पर महागठबंधन की सीटें कम होती है, जेडीयू और बीजेपी वहाँ से सीटें निकालती है, 5 सीटें ओवैसी की भी आती है, सरकार बनती है एनडीए की। इस बार का क्या? अब जैसे नरकटियागंज है सीट, जी, किशनगंज का ही ले लेते हैं, अब वहाँ का क्यों जाए। किशनगंज आप जानते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे 60% तक मुसलमान हो, वहाँ पर मेरा अपना मानना है कि आरजेडी की सीट फंसी हुई है। और फंसी हुई क्यों है कि AIMA कैंडिडेट जो है वो ठीक ठाक वोट लेकर आ रहा है। पिछली बार जो बीजेपी का कैंडिडेट हारे थे, वो माने जेडीयू का कैंडिडेट जो हारे थे वो 2-2.5 हज़ार वोट से हारे थे,
और बीजेपी को माने एआईएमए को कितना वोट खींचना पड़ेगा बताइए। 10,000 वोट निकाल लेते हैं, बस मामला बन गया। काम बन जाए तो ये फैक्टर काम करेगा ही का सीमांचल किंग मेकर होगा, 100% होगा, हर बार होगा। अब जैसे सेकेंड फेज में जो जहाँ पे वोट होने जा रहा है तो उसमें से के रोहतास है, बक्सर है, बक्सर में 4 की 4 सीट हारे हुए हैं आप। इस बार जो हम लोगों के समीक्षा में लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे 2 सीट भी इस बार ये ले याद है। सीटों पे चूंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आंकड़े के हिसाब से ये लगता है कि वहाँ पे इस तरह के बदलाव आएंगे। उसी तरह से रोहतास और कैमूर जिले में भी बीजेपी की उपस्थिति इस बार ठीक ठाक दिख रही है। लोगों की उत्सुकता है कि यहाँ पार्टी लाए, लेकिन रोहतास में कैंडिडेट का सिलेक्शन बीजेपी का गलत है। कई जगहों पे कहा गया है, रोहतास एक उदाहरण है, जैसे सासाराम का जो क्षेत्र है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी खड़ी है, लेकिन मेरा मानना था कि वहाँ बीजेपी लड़ती तो ज़्यादा बेहतर होता है। काराकाट का जो है एरिया जहाँ पे ज्योति सिंह खड़ी हुई है, एक्स वाइफ पवन सिंह की, जिसको एक्स वाइफ मत किए मैंने अभी का वर्तमान अभी तलाक नया चल रहा है, तो वो खड़ी हैं। लेकिन आरा सीट जो पिछली बार बीजेपी कमजोर स्थिति में थी, वहाँ पे मजबूत स्थिति में संजय टाइगर करके हैं, वो अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये वो जहाँ एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे बदलाव से भी बड़ी बड़े चीज़ें दिख रही हैं कि ये होगा। लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर या फिर जो सीट शेयरिंग हुई है एनडीए में, कई जगह पे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के उनके जो कैडर वोट्स हैं उनमें नाराज़गी है। आपने रोहतास की बात कही, हमने समस्तीपुर के उजियारपुर में देखा, मधुबनी में जहाँ से समीर महासेठ लड़ रहे हैं वहाँ भी कई सारी ऐसी ट्रिकी सीटें हैं। अगर वो जेडीयू या बीजेपी के खाते में रहती तो बेहतर वहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकता था एनडीए। ये कितना नुकसान पहुँचा सकता है? मैंने बताया जैसे कैमूर का आपका मोहनिया सीट है जी, वो आरजेडी से आई हुई हैं, कौन तारा देवी या क्या करके हैं, अब उसके कारण बीजेपी के कैडर में नाराजगी है। वही भभुआ सीट पे भी आरजेडी से बीजेपी की तरफ आए हैं। तो ये छोटे छोटे नुकसान तो होगा ही। जैसे रामगढ़ का एरिया है जहाँ पिछले 6-8 महीने पहले ही चुनाव हुआ था, अशोक कुमार सिंह बीजेपी से जीते हुए थे, लेकिन इस बार वहाँ पे जो आरजेडी में थे अंबिका यादव करके वो बसपा में चले गए हैं। वो सीट बसपा की मजबूत हो गई, आरजेडी तीसरे नंबर पे, बीजेपी दूसरे नंबर पे दिख रही है। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री जी का सभा भी है भभुआ में जी, अब वो कितना प्रभाव डालेगा। तो सीटों के गलत बंटवारे का पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा तो लेकर आती है, लेकिन अंततः वोट फिर पार्टी लाइन पे ही होती है। पार्टी लाइन पे वोटर दे देता है जी। मनोज जी, इस फेज की 2 सीटें ऐसी थी जहां पर सेलिब्रिटी कैंडिडेट्स थे। एक मिथिलांचल का अलीनगर सीट दरभंगा जिले का जहां पर मैथिली ठाकुर लड़ रही थी, और दूसरी छपरा से खेसारी लाल यादव लड़ रहे थे, और इनकी काफ़ी चर्चा हुई है इस फेज़ में। खासकर इनकी क्या संभावना हो सकती है? दोनों टफ सीट है। मैथिली के क्षेत्र में आप जाएंगे तो जो भी वहाँ के कहिए बड़े पत्रकार कहिए, इन्फ्लुएंसर कहिए, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, उनको नाराज़गी उनके पिता को लेकर ज़्यादा थी, और उनको लगता था कि ये तो बाहरी हो गई हैं, तो यहाँ पे हमें क्यों इनको सीट दिया गया, लोकल फैक्टर काम करना चाहिए था। लेकिन जब महिलाओं के बीच में जाएंगे, मिथिलांचल के महिलाओं के बीच में, तो मैथिली काफ़ी वोट लाते हुए दिख रही है। मेरा मानना है कि मैथिली निकाल लेंगी। अंतोगत्वा लास्ट आवर में बहुत सारे चेंजेस दिख रहा था, लेकिन टफ फाइट है। वही हाल खेसारी लाल जी के साथ है, छपरा में है। लोगों का लग रहा है कि खेसारी यहाँ पे आकर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से कलाकार, चाहे मैथिली के बारे में कहिए चाहे खेसारी लाल के, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहता है, अपने चीज़ों पर रहता है। और कुछ खेसारी लाल कैसे बयान, जैसे मैथिली गए होंगी तो बहुत विवादग्रस्त बयान नहीं दिया, लेकिन खेसारी लाल के बहुत सारे ऐसे नेता बनने के उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कर दिया कि वोट को आप कहिए कि एक तरह से बीजेपी के वोट को सेंट्रलाइज कर दिया है, रिवर्स पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, रिवर्स पोलराइजेशन। तो ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब वोट के बाद कितने बदलाव आए हैं ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरे आंकड़े के हिसाब से मुझे लगता है कि एनडीए की बढ़त वोट परसेंटेज के हिसाब से दिख रही है। वोट परसेंटेज, हाँ, वोट परसेंटेज के लेकर आप सीटों का नहीं आकलन कर सकते, दोनों अलग चीज होता है। पिछले चुनाव में ही दोनों गठबंधन में मामूली अंतर है, आधे % से भी कम का अंतर है दोनों, 12,000 वोट से मार्जिनल। हाँ,
और उसमें सीटों का इतना अंतर हो गया, एक पक्ष सरकार बनाता है, दूसरा पक्ष विपक्ष में बैठता है। मुद्दे क्या थे बिहार चुनाव में इस बार? एक चीज़ तो मुझे लगा कि नैरेटिव की कमी थी। बिहार का चुनाव जिस तरह से गर्माहट भरा होता है, करीब 1 महीने तक मैं भी फील्ड में ही था, हमारे टीम के और भी साथी थे, वो गर्माहट इस बार मिसिंग थी। हालांकि आखिरी वक्त पे बारिश का भी कुछ प्रकोप हो गया था, उस तरह का कैंपेनिंग भी नहीं हो रहा था, नैरेटिव नहीं था, मुद्दों पे भी कोई ऐसा टसल नहीं था। लेकिन आप इसको बारीकी से देखते होंगे। उसके दो कारण थे। देखिए, तेजस्वी ने जब सरकार से अलग हुए, नीतीश से जब अलग हुए, तो मुद्दा उन्होंने युवाओं का उठाया और काफ़ी ये मुद्दा चला भी, युवाओं में जोश भरा। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री और वहाँ से वोटरों का बिखराव और मुद्दा विहीन होना, आप जिस मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप इतना आगे बढ़े हैं, आज आप SIR के मामले में 50 दिनों ने आपने बर्बाद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर लोगों में बिखराव दिखा, उनके अपने मैनिफेस्टो में बिखराव दिखा, अपने निर्णयों में बिखराव दिखा, ये बहुत। आप 4 दिन पहले एक साथ मंच को आगे बढ़ा रहे हैं और चौथे दिन के बाद आप अलग अलग तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैनिफेस्टो जो जारी हुआ, तेजस्वी ने जारी किया, तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को इतना रोजगार देंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ जब राहुल जी के साथ जब वो मंच पे गए SIR के बाद, तो उन्हें खड़ा होकर बोलना चाहिए था कि ये जो कह रहे हैं कि मैं इतने लोग बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ये बात उनको बोलना चाहिए था। उस मंच से SIR को ही लेकर चले, जिसको लेकर तेजस्वी चेयर ठीक करते नजर आए। ये लगा, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दे को करा, तो मुद्दा विहीन वहीं से हो गया था। और यही कारण था, मैं शुरुआत में आपको बोला, तेजस्वी की शुरुआत अच्छी हुई, अंत जाकर उनका थोड़ा सी हुआ डबाडोल हो रहा है। एक चीज़ और इस चुनाव में बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, वो है लालू जी की कमी। लालू यादव मैदान में उस तरह से दिख नहीं रहे हैं। आप इसे कमी कहिए, या मुझे लग रहा है कि पुरानी यादों को पीछे भी ले जाने का एक तरीका भी था। अच्छा। तेजस्वी यादव जिस 18 महीने के शासनकाल का आप वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भाई इस शासन के आधार पे युवाओं को मेरे साथ आना चाहिए, तो पहले तेजस्वी जी तय करें कि मैंने ये नीतीश के नेतृत्व में जो 18 महीने का शासन किया वो बेहतर था, कि मेरे पिताजी ने जो 17 साल का शासन किया है वो बेहतर था। जी। यदि लालू यादव गरीबों के, कुचलों के मसीहा थे, तो मुझे लग रहा है कि आज भी लोग गांधी को याद करके, उनको अपना पुष्प अर्पित करके वो दिखाना चाहते कि हम गांधी के कितने प्रेमी हैं। तो कम से कम तेजस्वी जी को भी ये पूरे चुनाव में करना चाहिए था कि मेरे पिता कितने बड़े मसीहा थे, और आज भी हम उस पर कायम है। यदि वो पीछे हटते दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लालू यादव के नाम को लेकर या उनके चेहरे को, देखिए अस्वस्थ थे, चुनाव प्रचार नहीं करते, सब कुछ पता था, लेकिन आप उनके नाम को तो आगे ले जा सकते थे ना। आज हेमंत सोरेन पूरे झारखंड में, उनके पिता अस्वस्थ थे, प्रचार में नहीं जा पाते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन हमेशा बोलते थे कि गुरुजी का मैं बेटा हूँ और गुरुजी ने जो किया है, जो छोड़ा है, वो मैं पूरा करूँगा। आप किसी भी भाषण में तेजस्वी जी की लालू के वर्णन करते हुए उनके किए हुए कारणों का यदि वो वर्णन किया है, तो मुझे आप बताइए। तो तेजस्वी खुद भी जंगल राज के साये से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि लालू यादव को उस तरीके से दूर रखा गया। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है मनोज जी? 16 मंत्री पहले फेज में मैदान में थे। विजय सिन्हा जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके काफिले पे शायद गोबर मिट्टी कुछ फेंका गया था, कह सकते हैं छोटा मोटा कुछ हमले जैसा हुआ था। हमला एग्जैक्टली मैं नहीं कहना चाहता हूँ। सम्राट चौधरी भी मैदान में थे, ऐसे 16 मंत्री थे। क्या ये एंटी इनकम्बेंसी की कोई झलक है? पूरे सरकार पे नहीं दिखी है। मैंने कहा ना कि जनता में यदि एंटी इनकम्बेंसी दिखता तो वोट परसेंटेज कम हो जाता। कहीं भी सरकार को हराने के लिए पोल नहीं था। अच्छा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देख कर कह रहा हूँ कि सरकार के विरुद्ध जो पोल होना चाहिए। देखिए, जब भी सरकार के विरुद्ध पोल होता है तो कैसे जी बड़ा एग्रेसिव होता है वोटर, और दूर से झलकता है जी। लेकिन मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखा कि वो सरकार को हराने के लिए कर रहे हैं।
कुछ मंत्रियों से नाराजगी हो सकती है। उन विधायकों से नाराजगी है। अच्छा। सब कुछ मैंने क्या कहा कि नाराज, देखिए अशोक गहलोत जी, ये इस सरकार में नहीं, जो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस समय की मैं बात बताता हूँ, उनके पहले की। अशोक गहलोत जी 2003 या 2004 की बात है। राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत जी मंत्री थे और वो चुनाव हार गए थे। किसी भी जनता को ये नाराजगी नहीं थी कि भाई अशोक गहलोत जी ने काम नहीं किया। उनको नाराजगी किससे थी? विधायकों से थी, और विधायक को हराया यहाँ पे हो गया। मैंने क्या कहा कि बिहार की जनता यहाँ पे बहुत जागरूक है, उसे लग रहा है कि हम अपने नेता को चुनने जा रहे हैं, हम विधायक को चुनने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे वो चीज़ें होते हुए मुझे नहीं दिखा है। कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं और विधायक हारता भी है। दो ही चीज़ पे मुझे पोल होते हुए दिखा है, दो चीज़ पे, तीन चीज़ पे, या तो बेरोजगारी के ऊपर या तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बड़ा फैक्टर है इस। और शायद जो आंकड़े अभी अवेलेबल हैं, और ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन के नहीं हैं, जो मैदान पे हमारे साथी होते हैं वो जो तस्वीरें भेज रहे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर्स आउटनंबर कर रही हैं पुरुष मतदाताओं को। जो लंबी कतारें लगी हुई है, महिलाओं की है, पुरुष की कतारें छोटी है, ये सब किसके पक्ष में जाएगा? ये क्वेश्चन मैं रिपीटेडली पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं हमेशा बोलूँगा कि यदि महिलाएं पोल कर रही हैं और वोट परसेंटेज बढ़ा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है, ये निश्चित रूप से एनडीए को फायदा करेगा। पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और इनफैक्ट 2024 में भी कहा जा रहा था कि हुआ नहीं, भूमिहार समाज की नाराजगी रही थी एनडीए को, खासकर बीजेपी से। उसका नुकसान भी उन्हें भुगतना पड़ा था। वो जहाँ विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर हार गए थे। हालांकि वीआईपी के जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हुई थी और उनके बेटे ने आरजेडी से चुनाव लड़ा था। और कई मरतबा कहा गया, तेजस्वी यादव ने भी A to Z का नारा दे दिया था। इस चुनाव में ऐसी कोई नाराज़गी किसी समुदाय की थी जो सत्ता पक्ष या विपक्ष को भारी पड़ सकती है? देखिए, बीजेपी ने बड़े तरीके से अपने बुनियाद वोटों को, मैंने एनडीए ने बहुत तरीके से अपने बुनियाद वोटों को सम्मिलित किया। जो मोकामा की घटना थी, बिहार में होता क्या है कि राजपूत और बुनियाद एक साथ, यदि पोल हो भी रहा किसी एक पार्टी को, तो साथ आकर पोल नहीं करता है। इस बार के चुनाव में भुनिहार और राजपूत, ये दोनों जातियां एक साथ पोल कर रही थी। चूंकि भुनिहार को भी लग रहा था कि यदि मैं पोल नहीं करेंगे, आरजेडी आ जाएगा तो आगे क्या नुकसान होगा, और राजपूत को भी लग रहा था कि यदि हम भुनिहार का साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं चेंजेज हमें देखने को मिलेगा। तो ललन सिंह का जेल जाना, अनंत सिंह का जेल जाना, ये काफ़ी हद तक कहीं न कहीं एनडीए को फायदा पहुंचा है। बस एक आखिरी सवाल जिसका उत्तर जानने की ललक सबको होगी। हमारे इनफैक्ट जो दर्शक होंगे, हमारे लगभग इस घंटे भर की बातचीत में यही जानना चाह रहे होंगे कि 14 नवंबर को क्या होगा। मैं भी इंतजार उसी का कर रहा हूँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे ओपिनियन पोल के आंकड़े थे, शायद उसके इर्द गिर्द में हम आए। आपके ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर मैं यहाँ पर फिर से अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि न दोहराएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। ये चुनाव आयोग का प्रतिबंध है कि आप उसके चीज़ों को न करें जी। तो ठीक है, जनता देख लेगी कि भाई मेट्राइज का क्या आकलन है, वो साइड पे। मेट्राइज के आंकड़े जो रहते हैं नतीजों के काफ़ी करीब रहते हैं। अब 11 को एग्जिट पोल में फिर से हम आपके आंकड़े पे बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपसे 11 को बात कर सके। मुझे मालूम है 11 को आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन ठीक है, अगर हम 2 मिनट का भी विंडो आपके लिए निकाल पाए हमारे लिए, तो ये बहुत मेहरबानी होगी हमारे दर्शकों के लिए। 14 नवंबर को नतीजे का दिन है, दी वर्डिक्ट डे। और उसी दिन मेरे जो पल्स होते हैं वो बढ़े रहते हैं 12 बजे तक, क्योंकि हम जिस आंकड़े को लेकर जनता के पास लेकर जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसको काफ़ी इशू बनाती है और उनको लगता है कि आपने मेरे विरुद्ध बोला है तो होगा। आंकड़े होते हैं, एक संभावनाओं पे व्यक्त किए गए होते हैं, किसी के पक्ष और विपक्ष के रूप में नहीं किए गए। दर्शकों को समझना चाहिए, दर्शकों का अपना वोट रिजल्ट देता है, मेरे आंकड़े रिजल्ट नहीं देते हैं। 121 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। 122 सीटों पे दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी और उसी दिन यह राज खुलेगा कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया है, किसे नकार दिया है। हम अभी बात कर रहे हैं, ये संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमें फील्ड पे इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं। आंकड़े और आंकड़ों का विश्लेषण सही भी हो सकता है, उसमें त्रुटियां भी हो सकती है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बदौलत
हम अपने निर्णय को या हम अपने आकलन को आपके समक्ष रखते हैं। आप देखते रहिए वन इंडिया और हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स, विश्लेषण और इसके साथ ही देश दुनिया के तमाम ताजा तरीन समाचार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.